नमस्कार, आमने सामने आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बात कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस में कमरा बंद बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज सुबह पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर ने अजय सिंह और अरुण यादव से मुलाकात की, जिसकी रिपोर्ट वो प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को देंगे। इस बैठक के बाद एक और बैठक हो रही है। जीतू पटवारी के घर इस बैठक में अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में संगठन में बदलाव पर चर्चा हुई है। आखिर क्या है इन बैठकों का राज, क्या इन बैठकों से बनेगी बात, देखिए। बीजेपी की कमराबंद बैठकों के बाद अब कांग्रेस में दौर शुरू हुआ। हालांकि कांग्रेस की इन गोपनीय बैठकों का मजमून अलग है। ये बैठकें असल में प्रदेश कांग्रेस में पिछले दिनों हुई बयानबाजी और प्रदेश कांग्रेस संगठन में बिंद में किए गए बदलाव के असर के तौर पर देखी जा रही है। संजय कपूर ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव से मुलाकात की। माना जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर कांग्रेस में मची खींचतान की पूरी जानकारी लेने भोपाल आए थे। यह भी बताया जा रहा है कि संजय कपूर पूरे प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसे शीघ्र ही प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को सौंपी जा सकती है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन को लेकर भी चर्चा हुई है। मुलाकात का यहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ ये अच्छी कपूर साहब ने एक अच्छी पहल की है, क्योंकि सामने चुनाव आ रहे हैं, एक संसद का और 3 विधानसभा के, तो उसकी तैयारी के लिए ये बैठक थी, क्योंकि उसका समय पास आता जा रहा है। और दूसरा, जब इस तरह से नेता मिलते हैं तो जो बहुत सी चीज़ें नई निकल के आती हैं, उसके सॉल्यूशन निकलते हैं, सॉल्यूशन निकल के कांग्रेस उससे मजबूत होगी। उधर बीजेपी ने इन मुलाकातों पर चुटकी लेते हुए पूछा कि बातचीत तो खुले में भी की जा सकती है। अजय सिंह यादव, अरुण यादव, संजय कपूर ने एक साथ मुलाकात की। खुले में भी करें, उन्हें क्या दिक्कत है, कहीं भी कर सकते हैं। वो पता नहीं क्यों बंद कमरे में करते हैं। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर का दौर अजय सिंह और अरुण यादव इन दो नेताओं की मुलाकात पर क्यों खत्म हुआ, क्योंकि इन दोनों नेताओं की गिनती तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के फैसले पर और बयान पर मुखर होकर जवाब देने वालों में की जाती है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए इसी खबर पर आमने सामने में हमारे साथ 2 खास लोग मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से सैयद जाफर साहब जुड़े हुए हैं और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं अग्रवाल साहब। तो सबसे पहले कांग्रेस की से ही बात कर लेते हैं कि क्या आखिर ये बैठक का राज है। तो सबसे पहले जाफर साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। क्या ये बैठक क्यों हो रही है, क्या कारण है कि सचिव आए संजय कपूर साहब, अजय सिंह और अरुण यादव से ही बंद कमरे में मुलाकात हुई, बैठक हुई? देखिए, जब राजनीतिक पार्टियों के नेता आपस में मिलते हैं तो स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक बात ही होती होंगी। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि चाहे संजय कपूर जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उन्होंने जो कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, राजनीतिक चर्चाओं पर, राजनीतिक बिंदुओं पर चर्चा हुई। आज अगर जिस प्रकार से अरुण यादव जी, अजय सिंह जी ने चर्चा की, राजनीतिक चर्चा की, लेकिन कुल मिलाकर ये मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में मनमुटाव की बातों को उजागर करते हुए मुलाकात करते हैं, जब तो भारतीय जनता पार्टी कुछ जवाब नहीं देती, जब नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट के अंदर उनके निर्णयों का विरोध करते हैं और आपत्ति दर्ज कराते हैं और कैबिनेट की ब्रीफिंग को छोड़ के चले जाते हैं और शिकायत लेके दिल्ली पहुंच जाते हैं, जब तो बीजेपी कुछ नहीं बोलती। तो कुल मिलाकर ये राजनीतिक जब चर्चाएं दोनों पार्टियों में होती हैं तो दोनों पार्टियों को समान दृष्टि से भाजपा को भी लेना चाहिए और टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जी, लेकिन हो क्या रहा है पार्टी में, आखिर ये क्यों हो रहा है? कल हमने सुना सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया, सचिन पायलट के बारे में उन्होंने कहा कि उनमें क्षमता है, उसका भरपूर फायदा पार्टी को उठाना चाहिए, सेकंड लाइन को आगे करना चाहिए, ये उन्होंने कहा। अभी भी एक बैठक और चल रही है, इस बैठक को हम कैसे देखें? नहीं, देखिए, जीतू पटवारी साहब के घर पर भी तो बैठक हो रही है।
मैंने आपको बड़ा संक्षेप में बताया कि राजनीतिक पार्टियां ऐसा जब मिलते हैं तो लोग राजनीतिक अटकलें लगाते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि मुझे समझ में ये नहीं आता कि जब राजनीतिक नेता आपस में मिलकर बातचीत कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस संविधान और लोकतंत्री परंपरा में अगर राजनीतिक दल अगर अपनी ही पार्टी में अपने ही लोगों को अच्छा कह के सलाह दे के अगर बात कर रहे हैं तो कहाँ इसमें कोई आपत्ति है? कोई ऐसा कहीं कोई में नहीं है। और देखिए, ये विचारों में मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, यहाँ पे राजनीतिक नेता हैं, राजनीतिक नेताओं के आपस में विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं की एक है और सभी लोग विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आशीष अग्रवाल साहब क्या कहेंगे? बीजेपी के अंदर भी मुलाकातों का दौर बंद कमरे में चल ही रहा था और इस बीच कांग्रेस से भी खबर आई। देखिए, मुलाकात में अंतर होता है। जब भारतीय जनता पार्टी में कोई बंद कमरे बैठक होती है तो उसका एक मूल मकसद होता है संगठन को विस्तार देना और कैसे जनता तक सुविधाओं को पहुंचाया जाए या हितग्राहियों को बढ़ाया जाए। और जब कांग्रेसी बैठक करते हैं तो वो किसी ना किसी अपने साथी कांग्रेसी की कब्र खोदने का प्रबंध करते हैं। तो निश्चित ही ऐसा ही कुछ इस बैठकों में हुआ होगा। वैसे बात बनेगी, जैसा आपका शीर्षक है, इन बैठकों से कोई बात कांग्रेस की नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक कांग्रेस में देशद्रोही है, जब तक कांग्रेस में रामद्रोही है, तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो पाएगा। एक नेता कांग्रेस का वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ा रहा होता है, दूसरा चाइनीज वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट बता रहा होता है, और तीसरा लेके कैसे ना कैसे लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जाए और दूर किया जाए उसका प्रबंध कर रहा है। देखिए, कांग्रेस अपनी गलतियों से नहीं सीख रही है। सबसे पहले तो G23 ने जो मांग की थी, कांग्रेस सबसे पहले अपना राष्ट्रीय नेतृत्व चुने। कांग्रेस में अब वर्किंग प्रेसिडेंट की जगह किसी एक पूर्णकालिक प्रेसिडेंट को लाना चाहिए, और उसके बाद कांग्रेस की जितनी ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, इन पे विराम जब तक नहीं लगेगा नए संगठन के तहत आके, तब तक जनता में कांग्रेस का कोई प्रभाव हो नहीं पाएगा। ये बैठकें फिर हो सकता है कमलनाथ और दिग्विजय इनमें से किसी को मध्य प्रदेश से दूर भगाने और उनकी कब्र पे आखिरी राजनीतिक कब्र पर आखिरी कील ठोकने की व्यवस्था होगी। राजनीतिक कब्र पर आखिरी कील ठोकने की व्यवस्था। सुन रहे हैं जाफर साहब? गलत आशीष भाई ने वक्त बोला, मैं इनकी कदर करता हूँ, मैं इनको से निवेदन करता हूँ कि दोबारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। पहला, कौन कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति देशद्रोही है? और अगर कोई देशद्रोही है तो ये आपकी दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, उस पर कार्रवाई कीजिए, जेल के अंदर कीजिए। जब तक अगर आप ये सिद्ध नहीं कर सकते, किसी को ऐसा आप बोल नहीं सकते, एक बात। दूसरी बात, कौन सा कांग्रेसी या कौन सा हिंदू या कौन सा मुसलमान जो राम विरोधी है, अगर आपको लगता है कोई राम विरोधी है तो बिल्कुल उसको जेल के अंदर डालिए। तीसरा, आपने जिस प्रकार से राजनीतिक कब्र की बात की, ये बात अच्छी शोभा नहीं देती। राजनीतिक व्यक्तियां राजनीतिक अंदाज में बात कीजिए, इस प्रकार की ओछी मानसिकता करके अपने कम ज्ञान होने का परिचय ना दिया करें। जी, जवाब लीजिए। आशीष जी, देखिए, जो लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे सकते हैं, उनको विश्वास नहीं है। जाफर साहब सुनिए, जाफर साहब आपको मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा, सुनिए, मौका दूंगा, बिल्कुल मौका दूंगा, 100% मौका मिलेगा। आशीष जी, बात पूरी। राम मंदिर निर्माण का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें जिसने अपने नेताओं को वकील बन के खड़ा किया और उसमें सारे रोड़े अटकाए, ये देश का जनता साक्षी है। और मैं नहीं, ये तो आपके नेताओं के द्वारा बनाई गई कमेटी कहती है। एंटनी कमेटी ने क्या कहा था कि आप इस देश के बहुसंख्यों से तुष्टीकरण की राजनीति के चलते दूर आ चुके हैं, और इस बार पुनः आपने जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण में ट्रस्ट पे जो उंगलियां उठाई हैं, आप जो टिप्पणियां कस रहे हैं जो तथ्यहीन है, उससे ये तय हो जाता है कि आप रामद्रोही हैं। ठीक है, अब आप देशद्रोही कैसे हैं? देशद्रोही ऐसे हैं कि सबसे पहले कोरोना के टीके को लेकर लगातार जो वैक्सीन हेजिटेंसी आपने फैलाई, और अभी तक कल तक जो आप करते रहे, वो दिखाता है कि आप इस देश का भला जवाब लेंगे। सैयद साहब जवाब। आदित्य, मैंने आपसे कहा ये देशद्रोही नहीं होता। अगर नहीं, अब आशीष जी जवाब तो सुनिए ना, आशीष जी जवाब सुनिए ना। देखिए, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह की चर्चाओं पर, किसी मुद्दे पर बात उठाने पर, जीएसटी का नरेंद्र मोदी ने विरोध किया, वो जीएसटी लागू हुई।
जिस डीजल और पेट्रोल के गैस के दाम को लेकर स्मृति ईरानी ने आप रामद्रोही कैसे नहीं है चुड़िया भेंट करने का काम किया। आज यहाँ पर लगातार आप रामद्रोही और राष्ट्रद्रोही कैसे नहीं है ये बताएं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो देशद्रोही हो गए। और रही बात रामद्रोही और राष्ट्रद्रोही कैसे नहीं है ये बताएं। ये गलत बात कर रहे हो आशीष साहब, दोबारा ऐसी बात नहीं, बहुत स्पष्ट है। अरे भगवान श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वालों, आपकी सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। गलत दिशा में डिबेट जारी है। नहीं, यही दिशा है और यही दिशा के कारण आपकी दशा 40 पर है। आशीष जी बात तो कहीं और हो रही थी। सुनिए नहीं, ये बात कहीं और चली जाए। नहीं, एक मिनट जाफर साहब, आशीष जी बात कहीं और जा रही है। फिलहाल तो खबर ये है कि बीजेपी के साथ ही कांग्रेस में भी बंद कमरों में मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। एक मुलाकात सुबह हुई, एक मुलाकात अभी जीतू पटवारी घर चल रही है और इस मुलाकात के बाद क्या निकलेगा ये भी देखना होगा। इस बीच ये आप सुन रहे थे, एक देशद्रोही, रामद्रोही, ये बातें भी बल दिया जा रहा है, इनको हवा भी दी जा रही है, चल रही हैं। देखते जाइए क्या क्या होता है। शुक्रिया जाफर साहब, आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का के बाद स्वागत आप सभी का। आमने सामने आप देख रहे हैं, बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर बीजेपी ने सरकार की नाकामियां गिनाई। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने जो चुनावी वायदा किया था उसको पूरा करने में सरकार विफल रही है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। रमन सिंह ने आर्थिक स्थिति पर सरकार से श्वेत पत्र की मांग हटाई। ये है कि आर्थिक बदहाली, डेवलपमेंट के सारे काम ठप क्यों है? ना कहीं पे सड़क का निर्माण हो रहा है, स्कूल का निर्माण हो रहा है, पुल पुलिये का निर्माण हो रहा है। वित्तीय स्थिति चौपट क्यों हो गई है? आर्थिक रूप से दिवालियापन क्यों बढ़ रहे हैं? और किसी राज्य की सबसे खराब स्थिति जो हो सकती है वो 2.5 साल में छत्तीसगढ़ ने देखा। इसके कुछ नमूने मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार और उसकी वित्तीय स्थिति आज क्या है। और इस स्थिति में मैं मांग करता हूं कि एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे, मुख्यमंत्री जारी करे, अपने वित्तीय स्थिति की जानकारी छत्तीसगढ़ की जनता। तो सरकार पर निशाना साधा है और वित्तीय स्थिति खराब है, ये कहा है। रमन सिंह ने श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी सरकार से कर डाली है कि सरकार वित्तीय स्थिति की जानकारी दे कि स्थिति क्या है, क्योंकि कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, न स्कूल बन रहे, न सड़कें बन रही हैं और इसको लेकर उन्होंने निशाना साधा है। इसके अलावा रमन सिंह के साथ ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी मौजूद थे और उन्होंने भी सरकार पर सवाल खड़े किए। 2.5 साल में जो काम हुआ है उसको लेकर 2.5 साल में हिसाब किताब मांगा है। जवाब दे सरकार कि 2.5 साल में अब तक क्या किया, जो वायदे किए थे उनका क्या हुआ। नाकामियां गिनाई गई और पूछे गए सवाल कि बहुत सारे वायदे किए गए थे लेकिन उन वायदों का कुछ हो नहीं पाया, क्यों सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही। सच्चिदानंद उपासने साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रमोद दुबे कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दोनों के पास चलते हैं। पहले प्रमोद दुबे साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। आखिर जिस तरीके से बीजेपी निशाना साध रही, कल ही हम बात कर रहे थे तो आपके यहां से तिवारी जी जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहां बहुत खुशहाली है कोरोना काल के बावजूद भी। लेकिन आज बीजेपी सवाल कर रही है कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है और सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पुनीत जी, मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूरे देश की कोरोना काल में अच्छी स्थिति है? क्या पूरे विश्व की अच्छी स्थिति है? इन सब के बावजूद भूपेश बघेल जी के वित्तीय प्रबंधन के चलते छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार के कोई कमी नहीं है। ये बात जरूर है कि विकास के कुछ कार्यों में जो राशि थी वो बहुत ज्यादा के बजाय जहां आवश्यक है वहां निश्चित रूप से हुई है और लगातार 7 दिन से
माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं 520 करोड़ का भूमि पूजन किए हैं, कहीं बहुत सारी योजनाएं जो कंप्लीट हुई हैं उसका लोकार्पण किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी रिपोर्ट कार्ड जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 5 साल बाद देते हैं हम तो रिपोर्ट कार्ड, तो दूसरे से 2.5 साल बाद क्यों मांगते हैं? अभी तो 2.5 साल और है सरकार के, अभी तो जितनी हमारी योजनाएं हैं, और ऐसा तो नहीं छत्तीसगढ़ में ही केवल कोरोना आया था, बाकी उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत अच्छी है, मध्य प्रदेश में अच्छी है, ये तो कोई कह नहीं सकता। जब केंद्र की सरकार 23.9% जीडीपी गिरी हुई मानती है, तो उसके बाद किसी राज्य की स्थिति के बारे में, पर्टिकुलर इस राज्य के बारे में यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या समझ नहीं है? क्या उनकी सोच नहीं है? अरे ये तो सब जगह का वही हाल है। लेकिन उन सब के बावजूद भूपेश बघेल जी के वित्तीय प्रबंधन के चलते जो हमारी अपनी अर्थव्यवस्था जो है वो बाकी राज्यों से सुदृढ़ है, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं। किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। विपक्ष मांग कर रहा है। नहीं, विपक्ष को कुछ भी मांग करता है, श्वेत पत्र जारी करो। ये होता क्या है श्वेत पत्र? सरकार के कोई काम रुके हैं क्या? तनख्वाह रुकी है क्या? 7वां वेतनमान नहीं मिल रहा है? किस चीज की कमी है ये जरा बताएं। श्वेत पत्र किस चीज की श्वेत पत्र जारी होती है? सुन रहे होंगे आप। उपासनी साहब सुन पा रहे? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ जी। सुन रहे होंगे प्रमोद दुबे जी कह रहे हैं कि किस बात का पूरे केवल प्रदेश में तो कोरोना नहीं आया, पूरे देश में स्थिति यह है, 5 साल के बाद हिसाब देंगे। जब केंद्र की सरकार ये कहती है तो आप 2.5 साल में प्रदेश में क्यों हिसाब किताब मांगने पर तुले हुए हैं? और प्रदेश की स्थिति भी वैसी है जैसे बाकी देश में हालात है, बल्कि और अच्छे से सुधार किया, उनका ये दावा है। देखिए साहब, जो बातें ये कह रहे हैं, किसी मोर्चे पर तो ये बता दें कि हमने ये किया है। केवल गणित जमा खर्च जो है यही बताया जाता है कि इतनी योजनाएं थी, उसमें से इतनी घोषणाएं थी, उसमें से इतनी पूरी हुई। लेकिन धरातल पर दिखना भी तो चाहिए कि आखिर आपने कहा था कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के खाते में हम 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज कहाँ है? उसके बारे में कोई विचार विमर्श नहीं है। बुजुर्गों के हक को हम उनको पेंशन देंगे, आज उसकी कहाँ है? आज जिस प्रकार से बिजली बिल के बारे में आपकी दिख रही किस प्रकार की स्थितियां हैं, विकास तो एकदम ठप हो गया है। कहीं पर विकास नाम की चिड़िया जो है, जो कहते थे वो विकास नाम की चिड़िया कहीं दिख नहीं रही है, खोजने से भी कहीं नहीं दिखता। जो चल रहे थे काम वो भी आज बंद पड़े हैं, उसमें भी बुरी हालत होती है और खंडार बनते जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से न तो केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इतनी बड़ी प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए छत मुहैया कराने की योजना है, उसको तक बंद कर दिया इन्होंने। गरीबों को दिया जाने वाला राशन है, वो राशन भी उन तक नहीं पहुंच रहा है, और केवल अपनी वाहवाही लूटने का काम जो है। आतंक का राज इतना हो गया है, गुंडागर्दी प्रदेश में पूरे शहरों में हो रही है। कांग्रेस के लोग खुलेआम पत्रकारों को मार रहे हैं, अपनी जगह है, लेकिन सवाल भी विपक्ष जो है वो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, सवाल कर रहा है कि ये बातें, ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भी तो सरकार को जवाब देना होगा। सरकार तमाम तरीके से कह रही है कि हमने बहुत विकास किया, लेकिन विपक्ष की आवाज को भी तो सुनना होगा। विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है, उसके जवाब बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र की खूबी भी यही है कि विपक्ष सवाल कर सकता है। तो सत्ता पक्ष को विपक्ष का मान रखते हुए उनका जवाब भी देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों नेताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। न डरिए, न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी और इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मारना। टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 टीका। लगाया क्या?